मित्रों, क्या आपको पता है कि स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? क्या आपको पता है कि आरबीआई क्या है? अगर आपको नहीं पता है तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। आखिर हम इस वीडियो में आरबीआई और स्टेरिलाइजेशन के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं और स्टेरिलाइजेशन होता क्या है, तो इसके ये क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे यूपीएससी सीएससी 2023 के अंदर पूछ चुकी है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ ऑफ द रिजर्व बैंक is considered to be the part of sterilization, कि ओपन मार्केट ऑपरेशन करवाएगी, ओवरसाइट ऑफ सेटलमेंट एंड पेमेंट सिस्टम करवाएगी, डेट एंड कैश मैनेजमेंट फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, या फिर रेगुलेट करेगी द फंक्शन ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब इनमें से क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ नहीं है, वह समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है। अब आप सभी को ये बात तो पता ही होगी कि स्टेरिलाइजेशन क्या होती है। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन आपको एक बात जरूर पता होगी कि आरबीआई नाम की चीज़ जरूर होती है। अब आरबीआई क्या है? आरबीआई आपको पता है हमारा क्या है, सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक बोले तो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, भारत देश का सेंट्रल बैंक है। हर एक देश का अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है जी। जो कि सभी जो भी बैंक होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? आरबीआई ही करता है, ठीक है जी। अब मान लीजिए स्टेरिलाइजेशन समझने के लिए सबसे पहले हम कंसेप्ट समझते हैं कि जैसे कि ये भारत देश है हमारा, ठीक है। भारत देश के अंदर जो कभी पैसा आएगा, कहाँ से पैसा आएगा? एफडीआई के थ्रू। मान लो कोई पैसा आ रहा है, एफडीआई आप भारत में आके फॉरेन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन जिसको बोलते हैं हम, एफडीआई, इससे के अंदर भारत के अंदर पैसा आ रहा है। और जब भारत के अंदर पैसा आ रहा है, लोग बाहर से अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं भारत के अंदर। जब लोग भारत के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं एफडीआई के थ्रू या एफआईआई के थ्रू, तो उससे क्या होता है, हमारे भारत देश का क्या बढ़ जाता है? फॉरेक्स जो है इंक्रीज हो जाता है। अब फॉरेक्स इंक्रीज हो जाता है तो उसका मतलब क्या है कि हमारे मार्केट में इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ना क्यों शुरू हो जाएगा? क्योंकि एक्सपोर्ट जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। मतलब रुपीज़ की वैल्यू जब इंक्रीज हो जाएगी तो रुपीज़ का माल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए एक्सपोर्ट की वैल्यू भी बढ़ जाती है। एक्सपोर्ट की वैल्यू बढ़ने का मतलब है कि रुपये की वैल्यू बढ़ जाएगी, एक्सपोर्ट थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। तो इससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन जब इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि फॉरेक्स क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, तो एक्सपोर्ट थोड़ा सा उसके ऊपर इफेक्ट थोड़ा पड़ेगा। तो ये स्टेरिलाइजेशन करता है। फिर आरबीआई क्या करता है? आरबीआई करेगा, आरबीआई आपका क्या करेगा? स्टेरिलाइजेशन करेगा। अब आरबीआई आपका स्टेरिलाइजेशन करता है। स्टेरिलाइजेशन करता कैसे है? वो एक काम करता है, जब फॉरेक्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, मतलब फॉरेन करेंसी पे, अब कोई यूएस का इंसान है, वह भारत के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, तो क्या होगा कि वह भारत के अंदर इन्वेस्ट करेगा तो यह डॉलर से क्या करेगा? अब इन्वेस्ट करने के लिए उसको रुपीज़ खरीदने पड़ेंगे। अब रुपीज़ खरीदने पड़ेंगे तो रुपीज़ की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब ऐसे ही बहुत सारे लोग अगर इन्वेस्ट करना शुरू हो गए तो रुपीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर क्या करेगा? फिर क्या होगा? फिर एक्सपोर्ट और फॉरेक्स बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा। फिर वो उस चीज़ को ना हो, इसलिए आरबीआई करेगा, आरबीआई इसको रेगुलेट करेगा। कैसे करेगा? आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई दो चीज़ करता है। आरबीआई एक तो ऐसा करता है कि वो क्या करे, फॉरेक्स को कम कर, मतलब क्या करे, उससे जैसे इंक्रीज हुआ है, अब वो क्या करे, डॉलर खरीदना शुरू करेगा। डॉलर खरीदना शुरू कर सकता है। एक चीज़ तो ऐसे कर सकता है कि आरबीआई करेगा, डॉलर को खरीदना शुरू करेगा, ठीक है। एक तरीका ही है उसके पास डॉलर को खरीदने का। वो उसको खरीदने के लिए क्या करेगा? फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन करेगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन करेगा तो ओपन मार्केट ऑपरेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको अपनी गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है बेचने पड़ेंगे। फिर गवर्नमेंट बॉन्ड बेचेंगे, फॉरेक्स में डॉलर फिर से डॉलर खरीद लेगा। डॉलर खरीद लेगा तो डॉलर की वैल्यू फिर बढ़ जाएगी, ठीक है। रुपये की वैल्यू थोड़ी सी मतलब कम हो जाएगी। मतलब उससे क्या होगा? एक्सपोर्ट भी नियंत्रण में रहेगा। और स्टेरिलाइजेशन यही प्रोसेस होता है जिसमें आरबीआई करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है, अपनी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ बेचेगा या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है बेचेगा। इसको हम लैंग्वेज के थ्रू समझते हैं कि स्टेरिलाइजेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ मॉनेटरी एक्शन, ठीक है जी। एक फॉर्म ऑफ मॉनेटरी एक्शन है जिसमें कि सेंट्रल बैंक सीक टू लिमिट द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, कि पैसा भारत में कितना आ रहा है कितना जा रहा है, उसको क्या करेंगे, उसको लिमिट रखेगा उसकी। ऐसा नहीं होगा कि अपनी मर्जी सब कुछ हो रहा है, ठीक है जी। ऑफ कैपिटल ऑफ मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए ही सब कुछ किया जाता है। क्लासिकल स्टेरिलाइजेशन इन्वॉल्व द सेंट्रल बैंक कंडक्टिंग बाय एंड सेल ऑफ ऑपरेशन इन द ओपन मार्केट, ठीक है जी। एंड स्टेरिलाइजेशन मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व द परचेज और सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, जो मैंने बताया कि आप सेंट्रल बैंक क्या करेगा, आपके बॉन्ड्स बेचेगा या खरीदेगा,
ठीक है जी। वो किस लिए, ताकि मनी सप्लाई कंट्रोल में रह सके, ठीक है। तो ये किस लिए किया जाता है, ताकि फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशन को ऑफसेट किया जाए, उसके इफेक्ट को, ठीक है जी। ये प्रोसेस जो है यूज टू मैनिपुलेट द वैल्यू ऑफ वन डोमेस्टिक करेंसी रिलेटिव टू द अनदर एंड इज इनिशिएटेड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल समझाया था कि एक यूएस इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है इंडिया के अंदर, तो उसको क्या करना पड़ेगा, डॉलर में, उसके बाद डॉलर होगा ऑब्वियस सी बात है, तो उसको उससे पैसा खरीदना पड़ेगा, मतलब अपने रुपए खरीदने पड़ेंगे, ठीक है, भारत में इन्वेस्ट करने के लिए। अब बहुत सारे इन्वेस्टर अगर ऐसा करना शुरू कर दें, उनको बहुत सारे रुपए क्या उनको खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, रुपये का एक्सचेंज रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, रुपीज़ की का एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा, रुपये की वैल्यू बढ़ जाएगी। एट दिस पॉइंट इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या करेगा, फ्लक्चुएशन को या तो होने देगा, या फिर क्या करेगा, वो एक चीज़ करेगा कि विच कैन प्राइस ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट को ड्राइव अप हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो फ्लक्चुएशन को कंटिन्यू होना दे कि चलो लोगों को खरीदने दो, फिर इंडियन एक्सपोर्ट क्या होगा, उसका प्राइस जो है फ्लक्चुएट होना है, फिर ड्राइव बढ़ना शुरू हो जाएगा, एक्सपोर्ट का प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर जब लोगों को महंगी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी, फिर उसको एक्सपोर्ट तो कम खरीदेंगे, तो एक्सपोर्ट थोड़ा कम भी होएगा, ठीक है जी। तो ड्राइव अप द प्राइस ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट, ठीक है जी। तो तब ये एक काम करता है, या तो ये फॉरेन करेंसी को खरीद ले विद इट्स रिजर्व, जो कि इसका फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा हुआ है, इन ऑर्डर टू ड्राइव द डाउन द एक्सचेंज रेट को कम करने के लिए वो फॉरेन करेंसी खरीदना शुरू कर देगा बहुत सारी, ठीक है। तो अगर वह फॉरेन करेंसी को खरीदना शुरू चाहता है सेंट्रल बैंक, तो क्या करेगा, वो इंक्रीज कर देगा रुपीज़ इन द मार्केट, ठीक है, इंक्रीज करेगा इन द मार्केट, कैसे, बाय सेलिंग रुपी डोमिनेटेड गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स रुपी डोमिनेटेड जो होते हैं उनको बेचकर क्या करेगा, वो मार्केट में पैसा बढ़ा देगा, तो उससे क्या होगा, फिर नई फॉरेन करेंसी वो खरीद सकता है, ठीक है। मतलब मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जब गवर्नमेंट बॉन्ड्स को सेल या परचेज किया जाता है, फिर एसेट्स को सेल या परचेज किया जाता है, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्टेरलाइजेशन कहा जाता है, जिसमें कि ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं, ठीक है जी। अब आपको पता लग गया होगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या है, कि आप क्वेश्चन पढ़िए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंसिडर टू द पार्ट ऑफ स्टेरलाइजेशन में कौन सी एक्टिविटी होती है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन करवाता है, ठीक है जी। ओवरसाइट ऑफ सेटलमेंट एंड पेमेंट सिस्टम भी नहीं होता है, डेट एंड कैश मैनेजमेंट वो भी नहीं होता है, क्योंकि अब स्टेरलाइजेशन होता कब है आपको समझ चुके हैं, इसलिए अब आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, खुला बाजार कार्यवाही का संचालन आपका आंसर हो जाएगा। होप सो आपको वीडियो समझ आई होगी। लाइक या डिसलाइक करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।